Hello everyone, I am welcoming all of you on India's largest learning platform where once you get the subscription you can easily access unlimited structured courses designed by topmost educator of India. So just go to Google Play Store or Apple App Store, download an Academy's learning app and start your process of preparation. Here it is me, Achit Tiwari, and I am taking live lecture on these four YouTube channel NCERT 101, Current Affair 101, UPSC 101 and Geography 101. So if you want to continue with my lecture then please do subscribe these channels, right? So today we are going to start another chapter of NCERT we have discussed earlier, right? So this is the new chapter which is about the government budgeting and economy, right? चलिए फटाफट से आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगले चैप्टर में आपकी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कहा गया है। शुरुआत से हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी पढ़ करके रखी थी। हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र किस तरीके से शुरू होता है, पहले चैप्टर में देखा था। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। द रेड इज कन्वर्जिंग हियर, सो आई एम राइटिंग डाउन हियर, राइट? So we have discussed about the calculation of national income in another chapter. उसके बाद हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजटिंग की प्रोसेस के बारे में। आपको मैंने ऑलरेडी समझा करके रखा है कि भारत में, इंडिया में किस टाइप की इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस को फॉलो अप किया जाता है। सो इट इज अ मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, सॉरी ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि इंडिया में कैसा सिस्टम है, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम है, ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि भाई हमारे यहाँ पर जो स्टेट है और जो मार्केट है वो दोनों लोग मिल करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि जो सरकार है वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनी गई सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अरेंजमेंट है उनके तहत ये सरकार चुनी जाती है और सरकार को जो भी राइट दिए जाते हैं, जिन भी पावर्स को वो एक्सरसाइज करती है वो किसके अंदर करती है, संविधान के दायरे के अंदर करती है, ठीक। तो ऐसे में जब बात आती है कि क्या सरकार मार्केट में इंटरवीन कर सकती है, मार्केट में इंटरफेरेंस कर सकती है, तो डेफिनेटली अगर हम मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी में है तो गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केट में इंटरवीन करेगी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की हर एक काम, हर एक प्रोसेस को संविधान में लिखा गया है। तो अगर सरकार को मार्केट के अंदर इंटरवीन करना है तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन के आधार पर ही मार्केट में इंटरवीन करने की इजाजत होगी, राइट। अब देखिए सरकार मार्केट में दो तरीके से इंटरवीन करती है। सबसे पहला काम सरकार करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और दूसरा इंटरवेंशन सरकार करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, ठीक। इसको कहा जाता है मौद्रिक नीति और इसको क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सरकार मार्केट में इंटरवीन करती है, किसकी मदद से, आरबीआई की मदद से, ठीक। आरबीआई की मदद से सरकार समय समय पर मौद्रिक नीतियों को जारी करके मार्केट को एक स्टेबल रेंज पर रखने की कोशिश करती है। और जब हम बात करें फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति की, तो सरकार ये काम बजट के माध्यम से करती है। साल में एक दफा सरकार जब बजट डिक्लेयर करती है तो उसके अंतर्गत सरकार अपनी राजकोषीय नीति का पालन करती है, मार्केट में इंटरवीन करती है और अगेन संविधान के दायरे में, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई के तहत सरकार किस तरीके से मार्केट को मैनेज करती है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखती है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ करके रखी थी, जिसमें हमने आरबीआई के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टूल्स के बारे में पढ़ा था। और इसके अंदर हम लोगों ने पॉलिसी रेट को जाना था कि पॉलिसी रेट क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं और रिजर्व रेशियो कौन कौन सी चीजें होती है। ये तीन चीज हमने ऑलरेडी पढ़ करके रखी थी। अब यहां पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से सरकार फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के तहत मार्केट में यानी इकोनॉमी में इंटरवीन करती है, ठीक। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो सरकार है, सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनी गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है और वो वही पावर एक्सरसाइज करेगी, वो उन्हीं शक्तियों का उपयोग करेगी जो संविधान में दी गई है, ठीक। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप सभी को पता होगा, उसका जो आर्टिकल 112 है उसके अंदर क्या दिया गया है, बजट का प्रोविजन दिया गया है, जहां पर सरकार हर वर्ष अपने आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, किसके सामने, संसद के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक। उसके ऊपर मतदान की प्रक्रिया होती है, वोटिंग की प्रोसेस होती है और सरकार को आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सैंक्शन, जितना भी अमाउंट सैंक्शन है वो किया जाता है, किसके माध्यम से, सदन के माध्यम से, ठीक। हमारा जो आर्टिकल है, हमारे जो संविधान के तहत ये अनुच्छेद है, यहां पर बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक।
बजट की जगह पर यहां पर जिस शब्द को लिखा जाता है वो होता है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, क्या लिखा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, क्या लिखते हैं हम लोग? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं। और इसी आर्टिकल के निहित जो पावर दी गई है उसी को सरकार एक्सरसाइज करते हुए अपनी फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति को जारी करती है और इसके आधार पर वो क्या करती है? अर्थव्यवस्था में इंटरवीन करती है। ठीक, ये जो बजट होता है इसमें सरकार ये बताती है कि पिछले वर्ष जो हमारे स्रोत हैं उन स्रोतों से हमको कितनी आय हुई है और आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष के लिए कितना खर्च अपेक्षित है। एस्टिमेटेड टर्म दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बजट के अंदर जो चीजें होती हैं वो एस्टिमेटेड वर्जन होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक, अब देखिए, अगर मैंने ये कहा कि सरकार अपनी साल भर के आय और व्यय का लेखा जोखा देती है, ठीक है, यानी कितनी उनको प्राप्तियां हुई और कितने उनके खर्चे हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली सरकार इसके लिए क्या करेगी कि एक बैलेंस शीट बनाएगी, है ना, एक बैलेंस शीट बनाएगी जिसमें बैलेंस शीट के एक तरफ लिखा जाएगा कि रिसीट्स कितनी है यानी कि प्राप्तियां कितनी है, और दूसरी तरफ लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर कितना है यानी कि खर्च कितना हो रहा है। ठीक, तो इस बजट में भी सरकार ये काम करती है, लेकिन इन खर्चों को और इन प्राप्तियों को दो अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक को राजस्व कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? पूंजीगत कहते हैं। ठीक, यानी सबसे पहले सरकार की जो आय और व्यय होती है उसको रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजीगत दो भागों में डिवाइड किया जाता है। राजस्व के अंदर, रेवेन्यू के अंदर भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यानी प्राप्ति और आय सम्मिलित होती है। उसी तरीके से कैपिटल के अंदर भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यानी प्राप्ति और आय सम्मिलित होती है। ठीक, तो अगर हम कहें कि जो सरकार ने अपना ये बैलेंस शीट बनाया है तो इस बैलेंस शीट में जो रिसीट्स का कॉलम है यानी प्राप्तियों का जो कॉलम है इसके अंदर राजस्व स्रोतों यानी रेवेन्यू रिसीट्स को भी लिखा जाता है और दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत प्राप्तियों को भी लिखा जाता है, जो सरकार की, इन दोनों को जब आप एड ऑन कर देंगे तो इन्हीं को कुल प्राप्ति कहा जाएगा। और दूसरी तरफ जब आप एक्सपेंडिचर की बात करिए तो यहां पर भी गवर्नमेंट क्या क्या चीज करती है, अपने जो भी रेवेन्यू सोर्सेज हैं वहां से कितना, उन पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, और कैपिटलिस्टिक सोर्सेज पर या कैपिटलिस्टिक प्रोसेस पर यानी जहां पर आपको पूंजी लगानी है उन जगहों पर कितना खर्च हो रहा है, इन दोनों ही एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है और इन्हें आप जोड़ दीजिए तो यही सरकार का कुल व्यय कहलाता है। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हो गया कि सरकार अपनी बैलेंस शीट के अंदर अपनी कुल आय और कुल व्यय का लेखा जोखा देती है, और आय और व्यय को दो पैमानों पर हम लोग देखते हैं, राजस्व और पूंजीगत। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन सबसे पहले हम इन खातों को समझें, यानी राजस्व शब्द का, रेवेन्यू शब्द का क्या मतलब होता है और कैपिटल यानी पूंजीगत शब्द का क्या मतलब होता है। उस चीज को जानने के पहले एनसीईआरटी ये कहती है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरकार जो बजट पारित करती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या चीज होता है। ठीक है, सरकार जो बजट पेश करती है उस बजट का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस बजट के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। बजट का ऑब्जेक्टिव समझने के बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ये जो दो खातों का अलग अलग मैंने नाम लिया बैलेंस शीट के परिप्रेक्ष्य में, एक रेवेन्यू सोर्सेस का और दूसरा कैपिटल सोर्सेस का, इन दोनों का क्या मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी जो पब्लिक गुड्स हैं, ठीक है ना, पब्लिक गुड्स का आवंटन करना या फिर एलोकेशन करना। यहां पर ब शब्द नहीं आएगा, यहां पर व आएगा, आवंटन। ठीक है, तो सबसे पहला जो बजट का ऑब्जेक्टिव होता है वो उसका होता है एलोकेटरी फंक्शन यानी आवंटन से निहित कार्य। इस आवंटन कार्य के अंदर सरकार क्या करती है कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, पब्लिक गुड्स हैं, उनका सभी लोगों में आवंटन करती है, सभी लोगों को प्रदान करती है। अब ये पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जैसे आपके समझ लीजिए सड़कें हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां पर प्रश्न आए, जहां पर गवर्नमेंट के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न आए, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर सबका समान अधिकार होता है। ठीक, इसके लिए आप अलग से कोई पैसा नहीं देते हैं, सरकार की तरफ से इनको अवेल करवाया जाता है और आप उनका उपभोग करते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भाई सरकार जो टैक्स ले रही है उसी टैक्स से तो ये पब्लिक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होगी, यानी उसी से तो ये आपकी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, ये हम लोग को प्रदान कर रही होगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये जो टैक्स है क्या ये सब लोगों से लिया जा रहा है? नहीं, एक निश्चित वर्ग है। टैक्सेशन जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कोर्स में तो वहां पर देखेंगे कि भारत के अंदर टैक्स अदा करने वाले लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या के अनुपात में कितना कम होता है। ठीक, तो ऐसे में अगर सरकार टैक्स नहीं ले रही है, यानी सीधे सीधे सभी लोगों से वो चार्ज नहीं कर रही है, लेकिन जो सड़कें हैं उनका उपभोग भी क्या ऐसा होता है कि जो पैसा देगा वही करेगा, या सब लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। यानी पब्लिक गुड ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर सबका समान अधिकार होता है। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर प्रश्न आए तो क्या केवल जो हमारे गार्ड्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, क्या केवल उन्हीं लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं जिन्होंने उसके मद में पैसे दे रखे हैं, या संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वो लेते हैं? ठीक, तो इन सारे कार्यों के लिए पैसा आवंटित करने की जिम्मेदारी, एलोकेट करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, और इस प्रक्रिया को बजट के माध्यम से सरकार पूरा करती है। ठीक, तो सबसे पहले बजट का क्या हमने कार्य देखा कि जो आपकी सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं होती हैं उनका आवंटन करना, यानी एलोकेशन करना। ठीक, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एलोकेशन फंक्शन ऑफ योर गवर्नमेंट बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर गवर्नमेंट बजट, सो इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है पुनर्वितरण। ठीक, पुनर्वितरण क्या करते हैं कि जब आप कहीं से कुछ इकट्ठा करते हैं और उसको दोबारा ले जाकर के रीडिस्ट्रीब्यूट, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो नीडी लोग हैं। ठीक, तो इसके अंदर यह कहा जाता है कि सरकार बजट के माध्यम से जो टैक्स स्लैब है उसमें परिवर्तन करके प्राप्तियों को, यानी आय को इकट्ठा करती है और फिर उसको ले जाकर के जो नीडी लोग हैं, ठीक है, उनमें बांटती है। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्वितरण का कार्य। ठीक, इसमें भी यही चीज लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर जो वर्ग हैं, खासकर जो मार्जिनल सोसाइटी है, जो आपके वल्नरेबल क्लास हैं आपकी सोसाइटी के, उन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसके ऊपर है? ये सरकार के ऊपर। ठीक, और क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, तो सोशल वेलफेयर का काम भी कौन देखेगा? गवर्नमेंट ही देखेगी। ठीक, तो ये जो मार्जिनल और वल्नरेबल क्लास है, इनके लिए कहां से पैसा आएगा? ठीक है, तो वो काम भी सरकार बजट के माध्यम से ही देखती है। यहां पर हमारे समाज के वो तबके जिनके पास कैपिटल एक्यूमुलेट है, कैपिटल इकट्ठी होकर के रह गई है, उनके ऊपर टैक्स लगा करके सरकार इनसे कैपिटल को अपने पास इकट्ठा करती है। ठीक, और उसके बाद जो नीचे के मार्जिनल और वल्नरेबल लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाती है, उन लोगों तक ले जाकर के वितरित करती है। यही काम आपका क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, जहां पर सरकार बजट के माध्यम से जो पूंजी एक जगह पर इकट्ठा है या समाज के एक वर्ग के पास इकट्ठा है, उनसे करों के माध्यम से, सेस और सरचार्ज के माध्यम से उन पूंजी को इकट्ठा करके, उस कैपिटल को इकट्ठा करके जो मार्जिनल और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहां तक पहुंचाना। ठीक, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर यूनियन बजट, गवर्नमेंट बजट। इसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपका स्टेबलाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड, हियर इट इज। स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्थिरीकरण। ठीक, स्थिरीकरण का क्या मतलब होता है कि सरकार बजट के माध्यम से बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है उसको एक नियत स्तर पर रखने की कोशिश करती है। ठीक, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास कर रहे थे तो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको टर्म बताया होगा काउंटर सिक्लिकल और प्रो सिक्लिकल पॉलिसी के बारे में, और साथ के साथ ये भी समझाया था कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है मोटे तौर पे हम उसको दो तरीके में देखते हैं, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक, यानी सरकार को जब लगता है कि बाजार में मंदी आ रही है तो सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है और अपने खर्चों को बढ़ा देती है, जिससे मार्केट में डिमांड ऊपर हो जाती है। डिमांड बढ़ने लगती है तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन की साइकिल फर्दर चलने लगती है। और अगर इसके उलट स्थिति हो कि मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो, बहुत ज्यादा अतिमुद्रास्फीति की स्थिति आ गई हो, तो ऐसे में सरकार क्या कहेगी? मूल्यों को एक स्थिर लिमिट पर रखने के लिए करों की दर को बढ़ा देगी, अपने खर्चों को कम कर देगी, तो लोगों की मांग नीचे जाएगी, प्रोडक्शन नीचे जाएगा, डिमांड कमजोर पड़ेगी, धीरे धीरे क्या होगा कि जो मूल्य है वो भी एक स्थिर रेंज में आ जाएंगे। तो सरकार बजट के माध्यम से करों को या तो बढ़ा करके या घटा करके एक सामान्य स्तर पर रखने का प्रयत्न करती है। इसी को क्या कहा जाता है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ योर यूनियन बजट। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने तीन फंक्शन के बारे में समझा। वो तीन फंक्शन आपके कौन कौन से बन रहे थे? सबसे पहला
एलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ठीक है ना, ये क्या है, आपके गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद यहां पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स का क्या मतलब हो गया कि जो प्राप्तियां होती हैं सरकार की, मैंने क्या बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर दो कॉलम बनते हैं। कौन कौन से कॉलम यहां पर बने आपके, एक रिसीट्स का कॉलम यानी प्राप्तियों का कॉलम और दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का कॉलम। ठीक है ना, तो यहां पर इन्होंने प्राप्तियों की बात करी है और मैंने क्या बताया था कि चाहे प्राप्ति हो चाहे खर्च हो, उनको दो आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रिसीट्स भी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट होंगी, एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहली बात लिखी गई है कि अगर हम लोग सबसे पहले रिसीट्स की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम लोग सबसे पहले सरकार के प्राप्तियों की बात करें तो प्राप्तियों के अंदर अगर हम राजस्व प्राप्ति की बात करें तो राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्तियों को कहते हैं, प्राप्ति का मतलब सरकार की आय, जो सरकार को मिल रहा है, ऐसा समझिए। ठीक, एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो व्यय कर रही है और प्राप्ति यानी रिसीट्स का मतलब जो सरकार को मिल रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है कि राजस्व प्राप्तियों का मतलब यह होता है कि जहां पर सरकार पर कोई दावा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्लेम बन रहा है कि गवर्नमेंट को जो प्राप्ति हुई है वो गवर्नमेंट को अभी वापस करना है जाकर के। अगर वो नॉन क्लेमेबल आय होती है या नॉन क्लेमेबल प्राप्तियां होती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। ठीक, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं, देखिए, जैसे सपोज करिए कि सरकार, इस नॉन क्लेमेबल शब्द को समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं से जाकर के उधार लेते हैं। ठीक, तो उधार लेने के बाद आपको पैसा मिला, ठीक है, और उधार से आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ी। डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ी ना, आपकी जेब में तो पैसा आया, लेकिन जो आपने उधार लिया है, सामने वाला व्यक्ति जिसने आपको उधार दिया है वो उस रुपए पर क्लेम कर सकता है, अपना दावा ठोक सकता है, दावेदारी कर सकता है। मतलब ये कि अगर आप हमसे 100 रुपया लेकर के गए हैं तो 4 महीना 6 महीना बाद हमको आप वापस कर दीजिए। ठीक, लेकिन अगर आप कहीं पर काम करके पैसा कमा करके लेकर के आ रहे हैं तो कोई उस पैसे के ऊपर दावा नहीं करता है, वो आपका अपना पैसा है। ठीक, इसी तरह सरकार को प्राप्त होने वाली वो आय जिसके ऊपर किसी का दावा नहीं होता है, किसी का क्लेम नहीं होता है, उसी को हम लोग राजस्व प्राप्ति के अंदर रखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, सबसे पहला होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स। मतलब सरकार जो टैक्स के माध्यम से जो पैसा लेती है, ठीक, चाहे वो सामान्य पब्लिक से ले रही हो चाहे प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइजेशन से ले रही हो, उस पैसे के ऊपर किसी का क्लेम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कर देना एक राज्य का प्रमुख अंग है, जहां पर आप राज्य की सेवाओं के बदले, राज्य जो आपको सर्विसेज दे रहा है उसके बदले आप राज्य को भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, कर कहा जाता है। कर की प्रणाली के बारे में मैंने भी आपको मास्टरिंग बेसिक्स में समझाया था कि किस तरीके से टैक्सेशन का सिस्टम इवॉल्व हुआ होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गई होंगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को रेफर करिएगा आप लोग। वापस से आते हैं अपने रेवेन्यू रिसीट्स वाले पार्ट पर। तो रेवेन्यू रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाता है टैक्स रिसीट्स या टैक्स रेवेन्यू, दूसरे को कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है ना, टैक्स रेवेन्यू का सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि ऐसी चीजें या ऐसा रेवेन्यू जो सरकार टैक्स लगा करके प्राप्त करती है। तो क्या क्या प्रकार हो जाएंगे यहां पर कि भाई एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि भाई आपकी आय के ऊपर जो सरकार कर लगाती है, इनकम टैक्स आ गया। कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो कर लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करिए तो जीएसटी। ठीक, इन सारे माध्यमों से सरकार को जो आय हो रही है, ठीक, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू हो, वो किसका पार्ट बन गया, आपके टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बन गया। ठीक, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सी चीजें आती हैं, सरकार को होने वाली ऐसी आय जो टैक्स से संबंधित नहीं है, टैक्स से इतर अगर सरकार को कुछ पैसा मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अगर आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पर सोचिए तो नॉर्मल इंसान सरकार को टैक्स के अलावा और किन माध्यम से पैसा दे सकता है जो सरकार के खाते में पहुंचे, उसी को नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाएगा। किस तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसकी सैलरी है 100 रुपीज। जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए कि सैलरी है आपकी 100 रुपीज
और सरकार ने आपके ऊपर 10% का कर लगाया है, ठीक। तो सरकार को आप कितना देंगे, 10 रुपीज पे ऑफ कर देंगे, ठीक। डिस्पोजेबल इनकम आपके पास कितनी बच गई, 90 रुपया, ठीक। यहां पर सरकार के पास राजस्व प्राप्ति में कर से कितना रुपया पहुंचा, 10 रुपया पहुंचा, 10 रुपया पहुंच गया सरकार के पास। और इस डिब्बे के बाहर क्या लिखा जाएगा कि भैया ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, और रेवेन्यू रिसीट के अंतर भी ये जो 10 रुपया है ये टैक्सेशन से मिला है, करों से मिला है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप बाइक से घर आ रहे थे, ठीक, और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था, सरकार ने आपका चालान काट दिया, मतलब पुलिस ने आपका चालान काट दिया, और चालान आपके ऊपर 10 रुपए का लगाया गया, ठीक। तो अब आपकी जेब में 90 रुपए थे, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कितनी रह गई भाई, 80 रुपए रह गई, ठीक। लेकिन ये जो 10 रुपया सरकार ने, मतलब पुलिस ने जो चालान काटा, फाइन लगाया आपके ऊपर, ये जो फाइन है ये भी तो आपके सरकार के खाते में जा रहा है, पुलिस अपनी जेब में तो रखेगी नहीं, ठीक। तो सरकार के पास जितना भी, चाहे 1 रुपया पहुंच रहा हो और या सरकार 1 रुपया खर्च कर रही हो, दोनों को अपने बैलेंस शीट में लिखना सरकार के लिए सरकार की मजबूरी है, वो बताएगी कि हमें 1 रुपया इनकम का हुई या फिर हमने 1 रुपया कहां खर्च किया, ठीक। तो ये जो 10 रुपया सरकार को मिला, ये तो कर से अलग मिल रहा है, करों से इतर सरकार को आय हो रही है, तो इसके लिए भी कहा जाएगा कि भाई सरकार को 10 रुपया और मिला, ये भी आपके रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है, क्योंकि इस हिस्से पर कोई क्लेम नहीं करेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि 6 महीने बाद मेरे चालान का पैसा वापस करो, नहीं, जो पैसा गया तो गया, ठीक। इसके ऊपर आप दावा नहीं ठोक सकते हैं। तो यहां पर सरकार ने अपने खाते में लिख दिया कि जी 10 रुपया हमको रेवेन्यू रिसोर्स से मिला, रेवेन्यू रिसीट से मिला, लेकिन ये टैक्स तो है नहीं, तो ये कैसी चीज हो जाएगी, रेवेन्यू रिसीट में भी ये नॉन टैक्स रिसीट या नॉन टैक्स रिसोर्सेज से ये पैसा निकल करके आया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या सबसे पहले कौन सी चीज समझी कि राजस्व प्राप्ति के अंदर भी 2 चीजें निकल के आती हैं, एक कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व, ठीक। अंतर समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी कैपिटल रिसीट की। सबसे पहले हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, रिसीट्स यानी प्राप्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने राजस्व प्राप्ति के बारे में समझा, अब हम लोग समझते हैं यहां पर कैपिटल रिसीट्स के बारे में, पूंजीगत प्राप्ति के बारे में, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आए तो ये रहा हिंदी वर्जन, ठीक। पूंजीगत प्राप्ति ये क्या चीज होती है, इसको देखते हैं। यहां पर देखिए, इसमें यह कहा जाता है कि सरकार ने जो भी कैपिटल क्रिएट करी है, ठीक, जब वो कैपिटल घिसती है या खत्म होती है, तो वहां से सरकार को जो पैसा मिलता है उसी को सरकार पूंजीगत प्राप्ति में लिखती है, यानी पूंजीगत स्रोतों से मिलने वाली आय को ही पूंजीगत प्राप्ति में रखा जाता है। अब आप कहेंगे भाई पूंजीगत स्रोत क्या होते हैं, याद करिए मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने आपको एक शब्द बताया था असेट के बारे में, ठीक है ना। असेट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जहां पर बैंक अपने पैसे से कुछ कैपिटल क्रिएट कर देता है, यानी ऐसी चीज जो आय कमा करके ले आए। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 110 साथ में 10 रुपए को लेकर के आए। इसी तरीके से सरकार भी कैपिटल का क्रिएशन करती है, पूंजी का निर्माण करती है। जैसे सरकार पुल बनाएगी या सरकार सड़कें बनाएगी, तो इससे क्या होगा, टोल टैक्स बढ़ेगा सरकार का, ट्रेड बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ने से सरकार के खाते में पैसा आएगा, ठीक। फॉरेन ट्रेड होगा तो उससे सरकार के फॉरेक्स रिजर्व में पैसा आएगा, यानी सरकार को पैसे मिल रहे हैं, ठीक। तो सरकार जब इस तरीके के खर्चों को करती है तो उन्हीं को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और इस एक्सपेंडिचर यानी व्यय के बाद जो पूंजी क्रिएट होती है, उससे जो आय सरकार की होती है उसी को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है, ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, इसके अंदर जो सबसे पहली डिफिनीशन मैंने बताई वो ये बताई थी कि सरकार की जो संपत्ति है, जो कैपिटल है, जब उसमें क्षरण होता है, कमी आती है, तो उसी को पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, उससे मिलने वाले पैसे को। मतलब ये कि मान लो सरकार ने ये एक ब्रिज बना दिया, ठीक है, इस ब्रिज की जो उम्र है वो 100 साल तक है, 100 ईयर्स है, ठीक है। तो हर साल जब इसके ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं तो इसकी उम्र में 1/100 की कमी आ रही है कि नहीं, ठीक। और हर साल यहां से जो टोल का कलेक्शन है वो 1000 रुपीज है मान लीजिए, ठीक।
तो यहां पर धीरे धीरे सरकार की जो पूंजी है उसका क्षरण हो रहा है, लेकिन उसके बदले सरकार को टैक्स भी मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या चीज हो जाएगी, कैपिटल रिसीट। इसी के साथ सरकार ने, समझ लो कि कोई कंपनी मान लो बनाई, ठीक, कोई कंपनी सरकार ने क्रिएट करी, और इस कंपनी को बनाने के बाद सरकार ने, ये पूंजी थी, क्यों, क्योंकि कंपनी अगर है जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो सरकार को फायदा पहुंचाएगी, प्रोडक्शन करेगी तो सरकार को फायदा ना होगा। ठीक, अब यहां पर सरकार ने ये कैपिटल क्रिएट किया, कोई कंपनी बनाई, फिर पता चला कि या तो इस कंपनी के शेयर को या पूर्णतः ओनरशिप को, पूरे के पूरे मालिकाना हक को अगर सरकार बेच दे तो उसको भी क्या कहा जाएगा, कैपिटल रिसीट का हिस्सा माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी सरकार ने अपनी संपत्ति को, अपनी कैपिटल को खत्म किया। ठीक, इसी वजह से जो विनिवेश शब्द आता है या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट टर्म आता है, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को जो पैसों की यानी आय जो प्राप्त होती है उसको किस कॉलम में हम लोग लिखते हैं, कैपिटल रिसीट के कॉलम में हम लोग लिखते हैं। ठीक, यहां पे समझ में आ गया। नीचे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में शेयरों की बिक्री, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को ही लिखा गया है। राइट, समझ में आ गया कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब होता है और कैसे पैसे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक दफा ले लीजिएगा आप लोग। आगे चला जाए, चले। अब यहां पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक्सपेंडिचर वाली चीज आपको समझा दूं, फिर ये चार्ट देखते हैं, अभी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड अ बिट। ओके, इसके अंदर देखिए, एक सेकेंड, सॉरी। ओके, देखिए गवर्नमेंट बजट के अंदर जो खर्चे हैं उन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, तो सबसे मैंने पहले क्या कहा कि बजट के अंतर्गत दो हिस्से बनते हैं, एक राजस्व और दूसरा पूंजीगत। ठीक, चाहे आपकी आय हो चाहे खर्च हो, दोनों को ही रेवेन्यू और कैपिटल जैसे हिस्सों में बांटते हैं। तो रेवेन्यू वाले हिस्से के अंतर्गत भी रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्ति एक हिस्सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च एक हिस्सा होगा, व्यय एक हिस्सा होगा। उसी तरह पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय एक हिस्सा बनेगा, जहां पर हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का मतलब ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक, इसके बाद जो रेवेन्यू रिसीट है इसके अंदर टैक्स रेवेन्यू आता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद आगे के ये जो एक्सपेंडिचर वाले पार्ट हैं, इन एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में एक शब्द लिखा गया है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। दोनों जगह ये शब्द कॉमन है। ठीक, तो ये जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, इसके बीच के भेद को 2016 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अब से सरकार प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है उसको खत्म कर देगी, और 2017-18 से, वित्तीय वर्ष 2017-18 से इस डिवीजन को, इस अंतर को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, लेकिन अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहें कि ये जो प्लान और नॉन प्लान शब्द है ये किस चीज से संबंधित है, तो सरकार जो योजना बना करके पैसे खर्च करती थी, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 5 ईयर प्लान के अंदर में, तो वो चीज किस में आती थी, आपके प्लान एक्सपेंडिचर में आती थी। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता था कि ऐसे खर्च जो सरकार को करने ही करने हैं हर साल, जैसे पेंशन पर सरकार को पैसा देना ही देना है, डिफेंस के अंदर सरकार को पैसा देना ही देना है। ठीक, ये सारी चीजें किस में आती थी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनती थी। ठीक, जस्ट अ सेकंड, कहां चला गया भाई, ये रहा। ठीक, तो प्लान एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हो गया, जहां पर कोई भी चीज खर्च करने से पहले आप कुछ प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर आपने कुछ पैसा खर्च किया, रोलिंग प्लान में आपने कुछ टारगेट बनाया, उसके अंदर पैसा खर्चा किया, दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्लान एक्सपेंडिचर। It can be revenue type of expenditure and it could be type of capital expenditure, but yes, you have to make some plan, that is why it is categorized as a planned expenditure. But there are few expenditure which you have to do on every year, in every upcoming year, right? Like the expenses you are doing on subsidies, the expenses you are doing on pension, the expenses you are doing on defense sector. So all these things are categorized as the non-plan expenditure. But yes, with the notification of 2016 when government released it, and government stated that we are going to merge these two type of expenditure, and from 2017 and 18 financial year, this whole system of plan and non-plan expenditure was
abolished, right? So from 2017 and 18, from that financial year only, we are only describing the whole budget under revenue and capital expenditure only, right? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद दोबारा से अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पर आते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी receipts earlier, right? So we have discussed about revenue receipts and capital receipts. So now here it is about the revenue expenditure, right? Revenue expenditure का क्या मतलब होता है? I have told you in revenue receipts thing that these are the receipts which are non-claimable, right? ऐसी चीज जिसके ऊपर आप लोग दावेदारी नहीं कर सकते हैं, correct? Now if I talk about the revenue expenditure या राजस्व व्यय की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे खर्च हैं जो गवर्नमेंट के इन जनरल कामों में खर्च होते हैं। इन जनरल काम का मतलब ये हो गया कि सरकार को चलाने के लिए, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को रन कराने के लिए जिन खर्चों की जरूरत पड़ती है, दोज एक्सपेंसेस आर काउंट एज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, मतलब ये हो गया, ऐसा समझ लो कि भाई सरकार जाएगी पार्लियामेंट पे बैठेगी, उसका खर्चा कहां पर आएगा? दिस इज द पार्ट। पैसे दिए जाएंगे लोगों को, वो कहां पर आएगा? दिस इज द पार्ट। ठीक, तो ऐसे में कौन कौन सी चीज है कि सरकार अगर किसी असेट का क्रिएशन नहीं कर रही है, ठीक, तो असेट के क्रिएशन को छोड़ करके, चाहे वो फिजिकल असेट हो चाहे फाइनेंशियल असेट हो, असेट क्रिएशन के पार्ट को छोड़ करके जितना भी खर्चा है सरकार का, ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर एक लाइन लिखी गई है, ऋणों पर ब्याज भुगतान। ठीक, इस पार्ट को हम लोग पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट आई डिस्कस अबाउट दिस ऋणों पर ब्याज का भुगतान, यानी जो डेट सरकार ने लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है उसको क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, उसके बाद आई रिटर्न ऑन दिस लाइन, राइट? तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ओके, सॉरी। सो लेट्स मूव ऑन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट। यहां पर मैंने क्या बताया कि सरकार के खर्चों से अगर फिजिकल या फाइनेंशियल असेट का क्रिएशन होता है, ठीक है, किसका क्रिएशन हो रहा है? फिजिकल या फाइनेंशियल असेट का क्रिएशन हो रहा है, तो उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। या फिर सरकार के ऊपर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, वित्तीय कुछ देनदारियां बन रही हैं, उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए अगर सरकार कुछ पैसे खर्च करती है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इसमें असेट का क्रिएशन का क्या मतलब हुआ कि भाई सरकार इन्वेस्टमेंट करके कोई पुल बना रही है, ठीक है, सड़क बना रही है, कोई इंडस्ट्री खड़ी कर रही है। ठीक, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? आपके कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर एक काम हम लोग को देखना है जो हम लोगों ने पिछले वाले में पढ़ा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऋणों पर ब्याज अदायगी, उसको क्या कहा जाता है? तो सपोज करिए कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से जाकर के हमारी गवर्नमेंट ने 100 रुपया उधार लिया। ठीक, अब इस 100 रुपए के बदले सरकार ने मान लीजिए कि एक ब्रिज का निर्माण कर दिया, पुल बना दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो सरकार ने पुल बनाया, ये सरकार क्या कर रही है? फिजिकल असेट का क्रिएशन कर रही है, भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण कर रही है। ठीक, तो ऐसे में ये जो सरकार ने खर्च किया, ये टेक्निकली किसका पार्ट बनना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन अगली साल इस पैसे को आपको चुकाना भी है। ठीक, तो जब आप अपना कॉलम बनाएंगे, जब सरकार अपनी बैलेंस शीट बनाएगी ऐसे करके, ठीक, तो यहां पर सरकार एक तरफ लिखेगी रिसीट्स, एक तरफ लिखेगी एक्सपेंडिचर। ठीक, रिसीट्स के 2 कॉलम बनाएगी, एक्सपेंडिचर के 2 कॉलम बनाएगी। इसके अंदर लिखेगी क्या? रेवेन्यू और कैपिटल, यहां भी रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक, तो सरकार ने ये जो 100 रुपया उधार लिया वर्ल्ड बैंक से, ठीक, ये सरकार को मिला, सरकार को प्राप्ति हुई, जिससे सरकार क्रिएट कर रही है कुछ न कुछ असेट। ठीक है ना? तो सरकार ने मान लीजिए ये पैसा आपका उधार लिया 2019 में और पुल बनाया 2020 में, पैसा वापस करना है सरकार को 2021 में। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, या 2020 में ही पैसा वापस करना है। मान लो कि 2019 में खरीद के पुल भी बना दिया और 2021 में पैसा वापस कर, 2020 में ही वापस कर, 21 की बात भी छोड़ दो आप। ठीक है, तो सरकार ने जब 2019 में पैसा उधार लिया तो ये 2019 वाले बजट के
कैपिटल रिसीट में लिख दिया जाएगा। ठीक, कहां पर लिखा जाएगा आपके, सॉरी कैपिटल रिसीट वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों कैपिटल रिसीट में आएगा, क्योंकि यहां से सरकार क्या करने वाली है, कुछ न कुछ निवेश, कुछ न कुछ कैपिटल वाले पर खर्च करने वाली है। ठीक है ना, और यहां पर ये कैपिटल का क्रिएशन भी कर रही है इसी 100 रुपए से। ठीक, तो ये इन दोनों जगहों पर लिख करके बैलेंस किया जाएगा। ठीक, लेकिन सरकार ने अगर ये 100 रुपया उधार लेकर के रखा है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, तो इसके ऊपर, जस्ट अ सेकंड, कहां गया, ये रहा, इसके ऊपर आपको मान लो 5% या 10% के रेट से इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना है। ठीक, तो सरकार ने अगर 100 रुपया लिया है तो इसको वापस कितना करना है, मान लो 110 रुपया वापस करना है। ठीक, अब सरकार ने जो 100 रुपया लिया है, इससे तो सरकार ने पुल बना दिया, यानी कैपिटल का क्रिएशन कर दिया। ठीक, लेकिन सरकार ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपया दे रही है, ठीक, क्या इससे सरकार ने कोई कैपिटल का क्रिएशन किया? नहीं, सरकार यहां पर अपने डेट को सर्व कर रही है। इस चीज को कहा जाता है सर्विंग द डेट। ठीक है, आपने जो उधार लिया उसी को आप सर्व कर रहे हैं। इस वजह से चूंकि ये 10 रुपए आप ऐसा खर्च कर रहे हैं जिससे कैपिटल का क्रिएशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो जब सरकार अपने खर्चों का कॉलम बनाएगी तो उस खर्च वाले कॉलम में वो 100 रुपया का तो बता सकती है कि जी हमने पुल बनाया है। इस 10 रुपए से आपने जब कैपिटल नहीं क्रिएट किया तो ये किस एक्सपेंस का हिस्सा माना जाएगा? इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा मान लेते हैं। ठीक, इसी वजह से जो ऋणों पर ब्याज की देनदारियां बनती हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है, न कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक, क्योंकि इस 100 रुपए से यू हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल इन फॉर्म ऑफ ब्रिज और रोड, राइट, बट दिस 10 रुपीज यू आर यूजिंग टू सर्व योर डेट, right? So that is why it is categorized as a revenue expenditure, right? Not the capital expenses. Have you got the idea of what is the difference between the capital expenditure and revenue expenditure, and why this interest payment is categorized under the revenue expenditure, not the capital one? ठीक, this is a very confusing part in your examination, and they have asked this question multiple times with lots of case studies where you have to categorize that which one point is going to categorize under the revenue or under the capital expenses, and vice versa in receipts column also, right? So just be prepared for such kinds of question in your upcoming examination, okay? Chaliye, now moving on. So what we have discussed so far, so we were discussing about that government used to prepare a kind of a balance sheet under its constitutional power under Article 112, and that balance sheet is having lots of column, and we categorize them into revenue and capital format, right? Be it expenditure, be it receipt, right? So we have discussed about the revenue receipt, same as capital receipt, and revenue and capital expenditure both. And under that we have also discussed about the plan and non-plan expenditure, and how with the notification of 2016 government abolished that whole thing, right? Now we are going to discuss about the type of budgets in India or in any nation. तो इसमें 3 प्रकार के बनते हैं, दी बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। बैलेंस का मतलब क्या हो गया? संतुलित बजट, ठीक। सरप्लस का मतलब अधिशेष बजट, अधिशेष बजट, एंड डेफिसिट का मतलब घाटे का बजट, ठीक है ना। अब इसका सिंपल सा क्या मतलब हो जाएगा, आप देख करके ही समझ सकते हैं कि सरकार की अगर जो आय है उसके व्यय के बराबर हो, इफ रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो वो कैसा बजट होगा आपका? बैलेंस्ड या संतुलित, ठीक। अगर सरकार की जो आय है वो उसके खर्चे से ज्यादा है, ठीक, यानी सरकार को मिल ज्यादा रहा है, सरकार खर्च कम कर रही है, सो दिस काइंड ऑफ बजट इज नोन एज द सरप्लस बजट, राइट। एंड ऑन सेकेंड हैंड, अदर हैंड, if government's expenditure is much more than government receipts, अगर सरकार के जो खर्च हैं वो उसकी आय की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो वो कैसा बजट होगा? घाटे का बजट होगा, ठीक। ये किस चीज का अंतर है? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। संतुलित के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अधिशेष के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? रिसीट्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। एंड यहां पर क्या लिख सकते हैं? रिसीट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक।
ये क्या है आपका बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट। जब हम लोग स्ट्रक्चर वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि व्हाई डेफिसिट बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नेशन, राइट। आपको पढ़ करके लग रहा होगा दैट वी शुड गो फॉर आइदर बैलेंस बजट, या तो हमें संतुलित प्रकार का बजट रखना चाहिए या सरप्लस रखना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए डेफिसिट बजट ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड भाई। ओके, यहां पर जो हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी थी उसी डेफिनेशन को लिखा गया है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट जस्ट गो अहेड एंड नाउ आई एम चेंजिंग इट। ठीक, अब यहां पर हमने दो चीजें पढ़ी, हमने यहां पर पहली चीज क्या पढ़ी कि अगर आय और व्यय यानी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल हो तो कैसा बजट होता है, बैलेंस। अगर आपकी रिसीट्स ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो तो दैट वुड बी सरप्लस बजट, और अगर आपकी रिसीट्स कम हो और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो कैसा होगा आपका डेफिसिट बजट या घाटे का बजट। तो सरकार के घाटे की जो प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक, उनको किस प्रकार से मेजर किया जाता है इस चीज को हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक, तो सरकार के घाटे को जो सबसे पहला पार्ट आपका बनता है दैट इज द रेवेन्यू डेफिसिट या फिर राजस्व घाटा। क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। ठीक, राजस्व घाटे के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई। सरकार की बैलेंस शीट आप लोग याद करके देखिए, बैलेंस शीट में क्या कहा गया है कि सरकार के राजस्व रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दोनों के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस रिसीट्स यानी सकल प्राप्तियां, और इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा ग्रॉस एक्सपेंसेस यानी कुल खर्च। ठीक, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं राजस्व घाटे की, केवल रेवेन्यू वाला पार्ट में ले रहा हूं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स में से रेवेन्यू वाले एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए या वाइसे वर्सा, ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से आप लोग रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दीजिए तो जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। सिंपल सी बात है। ठीक, जहां पर केवल और केवल रेवेन्यू वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, राजस्व खर्च में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दीजिए, आपको राजस्व घाटा मिल जाएगा। ठीक, निश्चित रूप से अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है और आपका रेवेन्यू रिसीट्स कम है, डेफिनेटली इधर आपको घाटा दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद जो अगला आता है दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कैपिटल और रेवेन्यू को मर्ज कर दीजिए तो उसी से आप क्या बना लेते हैं, टोटल या फिर फिजिकल एक्सपेंस और फिजिकल रिसीट्स बना लेते हैं। ठीक, तो ये जो राजकोषीय डेफिसिट होता है ये सरकार का कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। ठीक, कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के बीच का। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दैट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीट्स। ठीक, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है, रिसीट्स वाले पार्ट में हम टोटल रिसीट्स नहीं लेते हैं, एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में तो हम टोटल एक्सपेंसेस को लेते हैं यानी कुल खर्चों को तो यहां पर हम लेते हैं। लेकिन जब प्राप्तियों की बात आती है तो यहां पर प्राप्तियां दो प्रकार की हो रही हैं। कौन कौन सी प्राप्तियां हैं, एक आपकी रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी आपकी कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स को तो लिया जाता है। ठीक, रेवेन्यू रिसीट यहां पर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जो आपकी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट के अंदर हम लोग नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को लेते हैं। ठीक, मतलब ये कि ऐसे हिस्से को लेते हैं जिससे सरकार के ऊपर उधारी नहीं बनती। मैंने आपको क्या बताया था कि पिछले वाले कैपिटल रिसीट के एग्जांपल में कि सरकार अगर वर्ल्ड बैंक से उधार ले रही है, कैपिटल रिसीट का हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि अगर सरकार पुल बनाने के लिए उधार ले रही है तो सरकार की पूंजीगत प्राप्ति हो रही है, और फिर सरकार जब उस 100 रुपया को खर्च करेगी तो सरकार पूंजीगत खर्च कर रही है। ठीक, ये चीज मैंने पिछले वाले एग्जांपल में समझाई थी। तो यहां पर कैपिटल रिसीट का पार्ट तो होगा, सरकार अगर पूंजीगत कार्यों के लिए पैसे उधार ले रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर यानी आप जो टोटल रिसीट है, खासकर फिस्कल डेफिसिट निकालते टाइम वहां पर हम लोग
कैपिटल रिसीट के अंदर केवल और केवल उस हिस्से को लेते हैं जिससे सरकार के ऊपर उधारी नहीं बनती है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, राइट। और उसके बाद ये जो आपके राजकोषीय घाटा है, इस राजकोषीय घाटे को सरकार अलग अलग जगहों से उधार लेकर के खत्म करती है। क्या करती है? सरकार अलग अलग मदों से, अलग अलग रिसोर्सेज से उधार लेकर के इस खर्चे को कम करती है। सरकार एक्सटर्नल सोर्सेज से भी बोरोइंग कर सकती है, इंटरनल सोर्सेज से भी बोरोइंग कर सकती है। ठीक, तो ऐसे में यह कहा जाता है कि सरकार कुल कितने रिसोर्सेज से, यानी कुल कहां कहां से पैसे उधार ले रही है, अगर हम उस चीज को भी कैलकुलेट कर लें तो भी हम लोग राजकोषीय घाटे तक पहुंच सकते हैं। तो पहला तरीका तो सिंपल तरीका था, जहां पर सरकार के कुल खर्च में से कुल आय को घटाया गया था, लेकिन आय में हमने एक छोटा सा डिफरेंस क्या देखा था? आय दो प्रकार की है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति को तो आप लोग लेंगे, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में सिर्फ वो चीज लेंगे जिससे सरकार के ऊपर उधारी नहीं बन रही है। ठीक, अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि अपने फिस्कल डेफिसिट को सरकार कैसे पूरा करती है, अलग अलग स्रोतों से उधार लेकर के। ठीक, तो मान लीजिए कि आपका घाटा 10 रुपया है, आपने 3 रुपया किसी से लिया, 5 रुपया किसी से लिया, 2 रुपया किसी से लिया। ठीक, तो या तो हम एक तरीके से ये देख ले कि हमारा खर्च कितना है और हमारी इनकम कितनी है, या तो यहां, या फिर अगर हम सब लोगों से जितना हमने पैसा उधार लिया उसको क्लब कर दो तो भी तो पता चल जाएगा ना कि मेरा घाटा कितना हुआ था, क्योंकि हम अपने घाटे को दूसरों से उधार लेकर के पूरा कर रहे हैं। ठीक, तो ये दूसरा फॉर्मूला आपका कहता है कि सरकार के जो अलग अलग रिसोर्सेज है बोरोइंग के, अगर आप उन्हें भी क्लब कर दीजिए तो भी आप लोग फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर सरकार की जो शुद्ध बोरोइंग या नेट बोरोइंग एट अ होम यानी डोमेस्टिक लेवल पर है, जो आप अपने डोमेस्टिक मार्केट से उधार करते हैं उसको नेट बोरोइंग एट अ होम कहा जाता है। देन बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, यानी आरबीआई से जो आप पैसे उधार लेते हैं, और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, जो आप बाहरी सोर्सेज से उधार लेते हैं। नेट बोरोइंग एट अ होम क्या होती है कि भाई जो प्रोविडेंट फंड के अंदर सरकार पैसा रखती है, जो लघु बचत योजनाओं के अंदर सरकार पैसा रखती है, वहां से सरकार अपने खर्च को पूरा करती है। फिर सरकार कभी कभी आरबीआई से कहती है कि भाई मेरा खर्च घाटा बहुत हो रहा है, तुम हमें नया नोट छाप करके दो, पैसा छाप करके दो, वहां से पूरा कर सकती है, और या फिर बाहरी संस्थाओं से जाकर के उधार ले सकती है। अगर इन तीनों चीजों को भी आप जोड़ दीजिए तो भी आप ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट तक पहुंच सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। इसको हिंदी में कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट इज, प्राथमिक घाटा। क्या कहते हो? प्राथमिक घाटा। ठीक, चलिए प्राथमिक घाटे को हम लोग कैसे निकालते हैं? इसमें से जो आपका सरकार का कुल राजकोषीय घाटा है, सकल राजकोषीय घाटा है, इसमें से सरकार की ब्याज देनदारियों को जब आप माइनस कर देते हैं, ब्याज के ऊपर जो ब्याज की देनदारी आपकी बन रही है वो भी नेट का क्या मतलब हुआ कि सरकार को कितनी ब्याज मिल रही है और सरकार कितना ब्याज दे रही है। ठीक, अक्सर होता यह है कि जो सरकार का राजकोषीय घाटा होता है ना, राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक, और उसके बहुत बड़ा दिखाई देने का कारण यह है कि सरकार के ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो आपको मैंने क्या बताया था कि राजकोषीय घाटे के अंदर, फिस्कल डेफिसिट के अंदर एक हिस्सा तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर का था, दूसरा हिस्सा आपका बन रहा था रेवेन्यू रिसीट्स का प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ठीक है, इस रेवेन्यू रिसीट में इंटरेस्ट लायबिलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। ठीक है, जो आपकी ब्याज की अदायगी है ये यहां पर बहुत बड़ा हिस्सा बनती है, इस वजह से सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक, तो ऐसे में सरकार को एक्चुअली पता नहीं चल पाता है कि सरकार का शुद्ध सकल राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजकोषीय घाटे की शुरुआत करने से पहले मैंने ये भी बताया था कि जो फिस्कल टर्म होता है वो ये भी बताता है कि सरकार के राजकाज वगैरह में कितना पैसा खर्च हो रहा है। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट में सरकार को अपने खर्च को किस सीमा तक कम करना है, बाहर से कितना उधार लेना है, अगर जब हम लोग अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी को घटा देते हैं तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि हमारा घाटा कितना है। और कितना घाटा हम सिर्फ इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि हमने पहले लोन ले रखा है, पहले बोरोइंग कर रखी है। ठीक, तो ये आपका ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट यानी सकल प्राथमिक घाटा यहां से निकल के आता है जब आप सकल राजकोषीय घाटे में से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को हटा देते हैं। ठीक,
अगला यहां पर टर्म आता है आपका FRBM एक्ट के बारे में, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जिसको 2003 में पारित किया गया था। हालांकि ये एक्ट पुराना है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके समय समय पर बनते रहते हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये क्या है, इसके अंदर ये बताया गया है कि देखो सरकार का घाटा कब बढ़ता है, जब सरकार आपकी लोक लुभावन योजनाएं, यानी ऐसी योजनाओं को लागू करते हैं जो पब्लिक को बहुत ज्यादा अपील करती है। ठीक, जैसे हम फ्री में लैपटॉप बांट देंगे, फ्री में साइकिल बांट देंगे। ये फ्री वाले काम के चक्कर में क्या होता है कि सरकार जब बजट प्रेजेंट करती है तो उसका घाटा बहुत बढ़ जाता है, और यहां पर सरकार के ऊपर देनदारियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सरकार ये सारे काम उधार लेकर के कर रही है। ठीक भाई, इंडिया में कैपिटल क्रिएशन इज अ मेजर कंसर्न। पूंजी का निर्माण बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर, पूंजी के निर्माण के बहुत सारे स्रोत नहीं है इंडिया में। ऐसे में अगर आप इन सारी चीजों में काम करेंगे, भाई हमारी सरकार बन गई तो हम किसानों के लोन माफ कर देंगे, अर्थशास्त्रियों के नजरिए में इस प्रक्रिया को सही नहीं माना जाता है। ठीक, ऐसे में इन्होंने ये कहा कि सरकार के ऊपर भी कोई एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी राजकोषीय नीतियों का आगे बढ़ाए। ऐसा ना हो कि पिछली वाली सरकार ने धड़ाधड़ लोन पे लोन माफ किया, सारी चीजें फ्री में दे दी, अगली गवर्नमेंट आई, उसने अपना बजट पास किया तो पता चला कि सारा का सारा पैसा तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है ना, पुराना ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। तो ऐसे में सरकार कैसे काम करेगी। ठीक, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि हर सरकार को थोड़ा सा उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए राजकोषीय नीति का निर्माण करते समय। ठीक, और इसी के अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत सरकार के ऊपर एक लिमिटेशन लगाई गई कि जब आप बजट पारित करेंगे तो आपके ऊपर जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसको आपको एक लिमिटेड, एक कैप में रखना है। उसकी अपर और लोअर रेंज निर्धारित कर दी गई। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अलर्ट का टाइम है। आप अपने खर्चों पर दोबारा से गौर करिए, उसको सुधारिए, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है, अपकमिंग गवर्नमेंट है, उसके ऊपर केवल और केवल उधार चुकाने का ही लोड न रहे। ठीक, तो इन्हीं सारी चीजों के अंदर बजटरी डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, बजटीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए 2003 के अंदर ये FRBM या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट पारित किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि वर्तमान और भविष्य के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में अगर इंटरेस्ट लायबिलिटी बहुत ज्यादा होंगी तो घाटा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरकार कुछ तो खर्च करेगी, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो करने ही करने हैं। ठीक, जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर बताया था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को पूंजीगत खर्च करने ही पड़ेंगे। ऊपर से इतनी ज्यादा बजट लायबिलिटी है तो आगे जाकर के भविष्य में और ज्यादा डेफिसिट बढ़ जाएगा। उसको खत्म करने के लिए आप और ज्यादा उधार लेंगे तो पूरी विशियस साइकिल बन जाएगी। इस वजह से सरकार को अपने बजट को एक लिमिट में रखना चाहिए। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें कि किस तरीके से सरकार ने क्या क्या नियम कानून बनाए हैं, दिस इज अ जस्ट अ लाइन कि इसको 2003 में पारित किया गया। इफ यू वांट टू टेक दिस स्क्रीनशॉट यू कैन गो अहेड। अदरवाइज देखते हैं कि इसके सेलिएंट फीचर क्या क्या है, मुख्य फीचर्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर सरकार ने यह कहा कि जब आप अपना फाइनेंशियल डेफिसिट डिक्लेयर करें तो वो जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी जो भी आप बजटरी डेफिसिट डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, वो किस लिमिट में होना चाहिए? नॉट मोर देन 3% ऑफ योर जीडीपी। ठीक है, यानी अगर आपका जीडीपी 200 रुपया है, ठीक, तो आपका डेफिसिट 6 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह जिम्मेदारी सरकार को दी गई, उत्तरदायित्व दिया गया कि आपको इस सीमा का पालन करना है। ठीक, इसके साथ साथ सरकार को थोड़ा सा आने वाले वर्ष के लिए एक टारगेट दिया गया कि सरकार को हर साल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.3% और राजस्व घाटे में 0.5% तक की धीरे धीरे कमी करनी है। आप एकदम से टारगेट्स को तो नहीं अचीव कर सकते। तो ऐसे में जो फिस्कल डेफिसिट है, कहां चला गया, हियर इट इज, ऐसे में जो आपका राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जैसे इस साल 4% है तो अगली साल कितना होना चाहिए? 3.7% होना चाहिए। ठीक, उसके अगली साल 3.4% होना चाहिए। और अगर आपका राजस्व घाटा 5% है तो अगली साल 4.5% होना चाहिए। यानी राजकोषीय घाटे को आपको 0.3% की दर से और राजस्व घाटे को 0.5% की दर से हर साल धीमे धीमे क्या करना है? धीरे धीरे कम करते जाना है। ठीक, और इसमें यह दिया गया है कि सरकार को अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आए या कोई प्राकृतिक आपदा आए, उस कंडीशन में अगर सरकार का घाटा बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं
तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो घाटे को कंट्रोल में रखे। अब आपको पता होगा, मैंने बजट वाली क्लास में बताया था कि इस साल का जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 6% के भी ऊपर चला गया है, ठीक। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? प्राकृतिक आपदा के चक्कर में। कोरोना कैसा था? एक डिजास्टर था, पेंडेमिक था, ठीक। हालांकि सरकार को एक लिमिट दी गई थी कि आप अपने घाटे को 3% की रेंज में रखिए, लेकिन इसके साथ +2% का एक मार्जिन भी दिया गया कि अगर ऐसी कोई आपके ऊपर संकट आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का या प्राकृतिक आपदा का, तो आप 2% का लीवरेज ले सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या चीज देखी जा रही है, क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा संकट था कि हमने ये 2% का जो लीवरेज था इसको भी हम क्रॉस कर गए, करेक्ट। बट फिर भी ये एक ऐसा समय था जिसके बारे में लोगों ने संकल्पना नहीं की थी, तो ऐसे में इतना सा थोड़ी बहुत छूट आपको दी जानी चाहिए, ठीक है। इस सीमा तक हम गवर्नमेंट को सही मानते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हमने किन किन बिंदुओं को पढ़ा? सबसे पहले हमने ये देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सरकार दो तरीके से मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इंटरवीन करती है। पहला मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, दूसरा फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सरकार आरबीआई के थ्रू इंटरवीन करती है, जिसमें क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा था। यहां पर फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार आर्टिकल 112 में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है हर साल, और वार्षिक स्तर पर हर साल सरकार इंटरवीन करती है इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे कि सरकार के बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज देखी थी कि एक आपका एलोकेशन फंक्शन होता है, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, और दूसरा हमने कौन सा देखा था? तीसरा बताइए आप लोग। तीसरा हम लोगों ने देखा था स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जहां पर सरकार मार्केट को स्थैतिक स्थिति पर रखने की कोशिश करती है, पुनर्वितरण की प्रक्रिया का काम करती है और आवंटन की प्रक्रिया का काम करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सरकार जो अपनी बैलेंस शीट बनाती है, उस बैलेंस शीट को किस तरीके से डिराइव करती है। तो उसमें एक रेवेन्यू का कॉलम होता है, एक एक्सपेंडिचर का, इसके अंदर भी रिसीट्स आता है, इसके अंदर भी एक्सपेंडिचर आता है, यहाँ पर भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक। उसके बाद ये चारों की चारों चीजें क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इस चीज को हमने डिस्कस किया। और इसके बाद हमने एंड में डिस्कस ये किया कि सरकार के जो बजटीय घाटे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पढ़ा। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ करके रखी, ठीक है ना। हालांकि इसमें एक और प्रकार का डेफिसिट जुड़ता है जिसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, बट यस, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स दैट वी आर कीपिंग दिस डिस्कशन विद इन द लिमिट ऑफ एनसीईआरटी इटसेल्फ, बट यस, आई विल डिस्कस अबाउट दिस इन योर स्ट्रक्चर क्लास or the class of Ramesh Singh which we were doing at 11 AM on UPSC 101, right? So I hope you guys have got the basic idea about this budgetary system as discussed in your NCERT book. So thank you again, thank you for watching me in today's session, and if you want to continue with a lecture like this, then do take the subscription of Unacademy, where you can easily access the structured courses designed by topmost educator of India. And Unacademy is recently launching a batch course for upcoming UPSC examination 2023 and 22. You can choose according to your need. And Unacademy had also started a subscription program, a joint subscription program, where you can take the iconic subscription for GS and plus subscription for your optional subject. But do remember this ATS live code for taking this subscription. So thank you very much. Thank you for joining me in today's session. I hope you have understood well. Keep studying, keep preparing. Bye bye.